क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, खरीफ क्या है, रबी क्या है, और एक थर्ड भी होता है फसल, उसको जायद बोलते हैं। तो वो सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर कौन आपसे ये भी पूछा जाएगा खरीफ के कुछ फसल का नाम बताओ, कुछ रबी का बताओ। तो अलग अलग जो है उसका ये होता है। फिर आपको बिल्कुल माइन्यूट, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें आइडिया चाहिए, नो, फैक्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट और आपसे बहुत उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पूछेगा कि ये बताओ तो गेहूं को बुआई करने का समय क्या होता है, धान के रोपनी का समय क्या होता है। बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछते हैं और ये सही इंपॉर्टेंट हमें जानना चाहिए कि जो सोइंग सीजन होता है किसी भी क्रॉप का कब होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या फायदे हैं। देन हमसे ये भी पूछा जाएगा, बिहार में आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि लैंडलेसनेस। हमें जानना चाहिए कि बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, खास के जो SC STs हैं, वो क्या है, लैंडलेस हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आपको ये पूछा जाएगा कि लैंडलेसनेस क्या है, कितने % लोग हैं या कितने लोग हैं बिहार में जिनके पास लैंड नहीं है, और लैंडलेसनेस को दूर करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्टेप्स उठाए हैं। आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो मेनी स्टेप्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग लैंड टू द लैंडलेस पीपल। और फिर इसी से जुड़ा हुआ आपका विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन भी आ जाएगा कि कैसे विनोबा भावे जी ने लोगों से अपील किया था कि आप हमें लैंड दान करो, और दान किया हुआ लैंड सरकार के खाते में जाती थी और फिर सरकार क्या करती है, उसको आम लोगों में उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो आज भी वो प्रक्रिया चल रही है। इसके बारे में स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेटस है वो क्या है। फिर टाइप ऑफ लैंड भी आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट लैंड होता है, प्राइवेट लैंड होता है, कम्युनिटी लैंड होता है। आप गांव घर में सुनते होंगे कि एक होता है गैर मजरूआ लैंड बोलते हैं, उजूल नुजूल ऐसे कुछ लैंड होता है, वो बोलते हैं। तो टाइप ऑफ लैंड भी आप लोग देखिएगा, उसका जो वोकैब है, शब्दावली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग लैंड, कैटेगरी ऑफ लैंड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद हम इसमें आगे, उसके बाद इकोनॉमी के बारे में तो आपको बताया जा चुका है। तो इकोनॉमी में फिर भी मैं बोलूँगा कि जो डेटा इम्पोर्टेंट होता है, साकेत जी ने बताया था जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, आप में सभी लोग जानते हैं कि फ्रेट इक्वलाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं कि चलो जस्ट टू मेक इट टू वे, मैं इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं नाम लूंगा नहीं तो आप लोग क्या करेंगे कि फिर कोई ही बोलना शुरू कर देगा। मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, एक ज्योत्सना है, कोई जुड़े हुए हैं? ज्योत्सना? Yes, sir. हाँ, आप मुझे बताओगे कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? Sir, freight is something that, sir, just a moment, I'm having some connectivity problems. Let me No, reconnect. you are clearly audible. I am listening to you. Okay, sir. Yeah, it's Sir, fine. okay, just a moment, You sir. can on your So, video also because you are speaking. sir, right now my camera is not working. If you don't Okay, mind. fine. Okay, sir. So, sir, you were asking about the freight equalization policy, and as far as I mean, freight equalization policy. I mean, I'm not very clear about the Bihar's freight equalization policy, but I think freight is something that we pay. I mean, the movement. I mean, from one state to another state when things are moving. I can't see you, sir. I don't know if I'm connected. No. You are connected and your voice is very audible. Just you say whatever you want. Okay, sir. So freight equalization policy, you had asked me about it, and freight equalization policy means transportation policy, how the goods that are being transported from one state to another state. I think something related to that is freight equalization. Thank you, Jyotsna. Now I would like to ask one more person who is Abhijit Sonal. Abhijit Sonal, you are online? Abhijit Sonal, you are listening?
ओके, अमरजीत प्रसाद चौरसिया। Am I audible, sir? Yes, you Yes, are yes. audible. Yes, If your I'm video able is there, then you can on your video also, Amarjeet Prasad. Sir, can I say something? Yeah, please go ahead. Sir, freight equalization policy. Can I answer in Hindi, sir? Yeah, absolutely. सर फ्रेट इक्वलेशन पॉलिसी बेसिकली वो सर वो जो कोल से रिलेटेड है सर। इसमें था कि झारखंड के अभी जो प्रेजेंट झारखंड है उस रीजन में जो कोल था, कोल को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो जहाँ पे इंडस्ट्री हुई थी वहीं पर कोल उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही थी। तो इसीलिए जो दूसरी राज्य सरकार थी उन लोगों ने इंडस्ट्री बिहार में और या झारखंड के रीजन में डेवलप नहीं कर पाई, क्योंकि कोल को जहाँ पे इंडस्ट्री सेटल थी ऑलरेडी वहीं पर ले जाके वो लोग डेवलप कर रहे थे, पावर प्लांट वगैरह या स्टील प्लांट वगैरह में यूज कर रहे थे। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से बिहार के विकास में बाधा आई, मतलब वो जितना विकास होना चाहिए था रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया। ओके, थैंक यू। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली भी हम लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए। थैंक यू। तो या सर, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हमारे पास जैसे ईस्टर्न स्टेट्स थे जहां पर मिनरल रिच स्टेट्स हुआ करते थे, तो इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत जिसमें सब्सिडी दी गई ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे मिनरल्स को अगर हम ईस्टर्न स्टेट से जहां कोस्टल स्टेट्स में जहां पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश होनी थी, तो वहां पर एक सब्सिडी रेजिम थी जिससे कि एक हर स्टेट को एक इक्वल डेवलपमेंट का एक स्कोप दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे अदर जो कोस्टल स्टेट्स थे जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पर तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाया, लेकिन जो मिनरल रिच स्टेट्स जैसे हमारे बिहार में पहले झारखंड हुआ करता था, उड़ीसा हुआ करता था, यहाँ इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं हो सकी जो कि यहाँ पर होना चाहिए था। तो इससे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से ये मिनरल रिच स्टेट्स को काफी नुकसान हुआ, और जिसके कारण से ये एक मिनरल रिच होते हुए भी ये बैकवर्ड रह गए, यहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। हाँ, थैंक यू। नाउ ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी उसका ये था कि जो मिनरल रिच स्टेट थे उस समय, जो अनडिवाइडेड बिहार हो गया, जो अभी झारखंड है, प्लस उसके बाद एमपी में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, खास के जो कोल है। तो आप लोग जानते हो, हम सभी जानते हैं कि जो कोल एंड आयरन जो और इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या है, दोनों एक साथ होना चाहिए, क्योंकि जो कोयला होता है उसको बहुत ही वजनदार होता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया। उससे क्या हुआ कि जो कोल के ट्रांसपोर्टेशन में जो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था किसी भी इंडस्ट्रीज को, उसको सब्सिडी देते थे। तो अगर मान लीजिए झारखंड का कोयला है, अगर उसको मुंबई जाना है, अगर उसको चंडीगढ़ जाना है या कहीं गोवा जाना है, तो उसमें पैसा कम लगेगा। उससे क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वो उतने ही पैसा, जितना पैसा लगेगा उसको झारखंड में इंडस्ट्री को लगाने में, उतना ही पैसा में वो महाराष्ट्र में लगा लेगा। तो चूंकि महाराष्ट्र में लगाने से उसको क्या होगा, उसको पोर्ट भी मिल रहा है, एयरपोर्ट भी अच्छा कनेक्टेड है एंड सी पोर्ट से भी अच्छा कनेक्टेड है। तो उसको क्या हो गया कि कम पैसे में इंडस्ट्री स्थापित कर लिया। अब मान के चलिए अगर ये पॉलिसी नहीं होती, तो चूंकि कोयला को ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, या दूसरे भी जो उनके रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है, जो भी किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आप लोगों से फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो हम सभी जानते हैं कि कैपिटल होना चाहिए, फिर जो रॉ मटेरियल है वो होना चाहिए, फिर मार्केट होना चाहिए, फिर लेबर होना चाहिए। ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये सब भी जानना चाहिए। मेरा कहना है कि ये सब जो ऐसा क्वेश्चंस है
आपको एटलीस्ट मान के चलो कि एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए 5 चीज चाहिए, 10 कंपोनेंट चाहिए। तो अगर हम एक भी नहीं जानेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल भी सिंसियर स्टूडेंट नहीं है। तो हमें मोटा मोटा चीज तो हमको जानना ही चाहिए। तो अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन नहीं होता तो इतना ज्यादा उनको पैसा खर्च हो जाता ट्रांसपोर्टेशन में, आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन में, कोल के ट्रांसपोर्टेशन में, कि उनको बेनिफिट नहीं हो पाता और उनको मजबूरी में इंडस्ट्री कहाँ लगाना होता, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, उसके बाद से वेस्ट बंगाल में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में। तो जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री लगने से क्या होता है, वहाँ पे मार्केट हो जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पे स्कूल हो जाते हैं, कॉलेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे क्या होता है ऑफिसर्स आते हैं, स्टाफ आते हैं दूर दूर से, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, उनको रहने के लिए आवास चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। तो इंडस्ट्री सेटअप होने से अपने आप में क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा अगर बिहार जैसे स्टेट के जो डेवलपमेंट नहीं होने में, एक जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड दिस इज हिस्टोरिकल रीजन फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो इसको हम लोगों को अच्छे से जानना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए फिर आपको हम ये बताएंगे कि इकोनॉमी में जैसे कुछ डेटा होता है कि इंडिया का जीडीपी कितना है, उसके बाद इंडिया का जो जीडीपी है वो होता है, आपको 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग माइक बंद कर लीजिए, जो लोग माइक ऑन कर दिए हैं गलती से वो लोग कृपया माइक बंद कर लीजिए, थैंक यू। तो जीडीपी आपका 2 तरह से होता है, एक होता है नॉमिनल बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और एक कैलकुलेट करते हैं हम किस बेसिस पे, पर कैपिटा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे हम करते हैं। तो दोनों में कितना है आपको पता है, नॉमिनल के आधार पे इंडिया क्या है वर्ल्ड में 5th रैंक पे आता है, लेकिन पीपीपी के आधार पे इंडिया 3rd रैंक पे आ जाता है। फिर इंडिया का जो टोटल जीडीपी है एग्जैक्टली वो कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी कितना है, 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। फिर पर कैपिटा इनकम कितना है। तो जिस तरह जो इंडिया का डेटा भी हमसे पूछा जा सकता है, उसी तरह से फिर बिहार पे आ जाएंगे कि बिहार का स्टेट जीडीपी आज के डेट में कितना है, बिहार का जो पर व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम वो कितना है, फिर बिहार की जो है जीडीपी में अपने कंट्री में कितनी रैंकिंग है, फिर बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है, एंड देन जो बिहार का जो जीडीपी है उसमें किस सेक्टर का कितना योगदान है, एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, और सर्विस का कितना है। तो आप देखेंगे कि बिहार में और इंडिया में बहुत ही एक कंट्रास्ट लगेगा। वैसे तो देखेंगे जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसको, उसमें देखेंगे सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल होता है उसके जीडीपी में। तो बिहार में भी आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर से 60% जीडीपी आ रहा है, जबकि एग्रीकल्चर से सिर्फ 23% है और इंडस्ट्री से 17% ही आ रहा है। तो सर्विस सेक्टर में इतना ज्यादा क्यों है, तो आप हम सभी को पता है कि बिहार में क्या होता है कि जो सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन है, फिर वहां से लोग बाहर से लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वहां से फिर पैसे भेजते हैं, ये सारे इशू फिर इसमें आ जाता है। और एक चीज आपको ध्यान देने की जो है वो ये है कि बिहार का जो आप जीडीपी देखेंगे, लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है पूरे कंट्री में, हमारा जो है पर कैपिटा में सबसे कम आता है। फिर जैसे कि साकेत सर ने आपको बताया कि जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2016 में आया था, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके साइलेंट फीचर क्या है, तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है। उसमें आप देखेंगे जब साइलेंट फीचर की आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किन किन एरियाज में थ्रस्ट दिया गया है। तो जब थ्रस्ट एरिया की हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया आपका, वो है थ्रस्ट एरिया, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, फिर टूरिज्म हो गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, आईटी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब है थ्रस्ट एरिया। और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है, इन द सेंस कि जब कोविड आया, कोविड के टाइम में माइग्रेशन होता है, बिहार में मजदूर आते हैं बहुत सारे। उसके बाद देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या किया कि सबको एक ये किया, डेटाबेस कलेक्ट किया स्किल के आधार पे कि ये आदमी तो कारपेंट्री जानता है, ये आदमी मैसेनरी जानता है। इस तरह से क्या किया कि ये तो पार्लर इंडस्ट्री का है, ये तो फूड इंडस्ट्री का बंदा है, ऐसा करके उन्होंने स्किलिंग किया हुआ। इससे एक डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है।
तो उसमें देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट 2020 में अभी कुछ समय पहले ही एक डिसीजन लिया है कि उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक चेंज किया है, और चेंज करके क्या किया है कि जो अब वुड बेस्ड इंडस्ट्री हो गया वो भी अब क्या आ गया, प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया। तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या करते हैं, कुछ चीजों को इंसेंटिवाइज करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में लाते हैं, फिर उसको हम टैक्स में छूट देते हैं। फिर एक और चीज उन्होंने बताया है कि इतने लाख इतने करोड़ तक का जो लोग इंडस्ट्री लगाएगा उसको हम ये छूट देंगे, इस टैक्स में छूट देंगे, बहुत सारा छूट भी उन्होंने दिया है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। और आजकल एक और न्यूज में आ रहा है कि चाइना जो वर्ल्ड में भी जो इकोनॉमी का जो मार्केट है वो चेंज हो रहा है, और चाइना में जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो अपना इंडस्ट्री लगाई हुई है वो लोग इंडिया में शिफ्ट होने को तैयार है। तो इंडिया में भी क्या होगा, कौन सा स्टेट उनको अच्छा इकोनॉमी ये एनवायरनमेंट दे रहा है, कौन सा, तो जो सेंटीमेंट जिस स्टेट का अच्छा होगा वहां पे वो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इसी में भी क्या हो रहा है कि सारे स्टेट्स उनको ऊ करने की तैयारी में है कि हमारे यहाँ आप आइए इंडस्ट्री लगाइए। तो ये सब जो पॉइंट्स है फिर आपको उसमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद जो इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट चीज आता है वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप देखते होंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने बिहार का जो स्थिति है थोड़ा सा लगता है कि बहुत ही शेमफुल टाइप का है। हम लोग भी जब थे तब से ऐसा ही है कि हम सबसे नीचे आ जाते हैं, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो। तो नीति आयोग का सर्वे आजकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने नीति आयोग को क्रिएट किया है। नीति आयोग के डेटा पे बहुत रिलायंस है हम लोगों का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिएगा कि नीति रिपोर्ट ऑन बिहार, ये गूगल करेंगे तो आपको नीति रिपोर्ट मिलेगी बिहार पे, जिसमें हर एक सेक्टर के बारे में जानकारी होगी, वो पढ़ना जरूरी है। फिर जो स्टेट डेवलपमेंट गोल होता है, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया वो पूरे कंट्री का हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि जो स्टेट डेवलपमेंट गोल होता है वो हर एक स्टेट का होता है। तो हर एक स्टेट का जो स्टेट डेवलपमेंट गोल होता है उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है कि बिहार में एजुकेशन का जो है स्थिति क्या है। फिर आप लोग एक जानते होंगे कि इसमें एक असर रिपोर्ट भी आती है, ASER, जो प्रथम संस्था है जो कि एजुकेशन में सर्वे कराती है, और उससे पता चलता है कि जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं जो मैथ्स को जानते हैं या हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उनका एक इंडेक्सिंग होता है। तो वो सब भी हमें क्या होता है उसमें जानना जरूरी है। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, और ये आपका इकोनॉमी में हो गया। एजुकेशन में फिर आपको पता है कि बहुत सारे इशूज हैं कि टाइमली एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद टीचर पुपिल रेशियो क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी हाल ही में बिहार के बहुत सारे जो बच्चे हैं आप देखेंगे वो मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। तो आखिर अपने बिहार में जो हायर एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो स्किल डेवलपमेंट के हो, वो बहुत कम क्यों है? आखिर हमारी जो बिहार गवर्नमेंट है, क्या रीजन है कि हम जो हायर एजुकेशन में जो अच्छे हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, वो हम नहीं बना पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि बिहार में जो नए एम्स बने हैं, IIT बने हैं, और फिर देखेंगे कि एक और एम्स बनाने की बात चल रही है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट सुनने में आया है कि हम लोग उसको लैंड ही नहीं दे पा रहे हैं एम्स को बनाने के लिए। तो ये सब आपका आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं उसका इशू आ जाता है। अभी देखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं धरना पे थे, हड़ताल करते हैं, तो आखिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की क्यों हैं? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो है उनकी एग्जाम भी ठीक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है BPSC के द्वारा या स्टेट SSC के द्वारा, और फिर उसके बाद उनकी सैलरी भी कम होती है। तो रेगुलर टीचर वर्सेस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देन इससे रिलेटेड आपका हो गया कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव करने की बात चल रही थी। तो हायर एजुकेशन जो है बिहार में यूनिवर्सिटीज कम है। फिर आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे सेशन जो है 3 साल के बदले 5 साल चलता रहता है। तो उसके क्या रीजन है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड देन उसके अलावा जो गवर्नमेंट पे भी आप आ सकते हैं कि गवर्नमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने चैट पे क्वेश्चंस पूछा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में भी सवाल आया है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का बिहार से अगर कुछ क्वेश्चंस आता है उसको हमें कैसे टैकल करना है। तो इस मामले में तो शुरुआत हमें करनी होगी। अगर हम गवर्नेंस और पॉलिटी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी आपको स्टेट
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो इसमें से बिहार और झारखंड जो अलग हुआ वो नहीं आएगा, बल्कि हमें वहां से शुरुआत करनी है कि जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा जब एक ही प्रोविंस हुआ करते थे, ज्वाइंट प्रोविंस हुआ करते थे, और किस तरह पहले बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग होता है और फिर कैसे बिहार उड़ीसा अलग अलग होता है, किस तारीख को अलग हुआ, जिस दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं, ये सब हमको जानना जरूरी होता है। फिर आप देखेंगे बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आएगा कि बिहार को जो बोलते हैं एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नाउ फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आप लोगों में से किसी एक से, कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा है, जिसका जो उल्लेख होता है, कई सारे कमीशन में हुआ उल्लेख हुआ है, तो क्या क्या रीजन है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसमें कोई अगर आयोग कमीशन बैठा है तो कौन सा बैठा है, कब बैठा, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। तो इसमें मैं आप लोगों में से किसी एक से पूछना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक अलका अनु से पूछना चाहूंगा। अलका अनु, आप सुन रहे हैं? अलका अनु, आप सुन पा रहे हैं? दूसरे हैं अमृत ओझा। अमृत ओझा, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, यस। तो अमृत ओझा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जो हमने अभी एक जो सवाल पूछा है कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा होता है, उससे 3-4 सवाल हैं। एक तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए क्या क्या एट प्रेजेंट जो नियम लागू हो वो क्या है, और ये जो नियम है कि ये कंडीशंस होने चाहिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, वो किस कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित है, और जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये थोड़ा आप सभी लोगों को बताइए। सर स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेटस के लिए सर एक इकोनॉमिक कमीशन, किसी कमीशन का नाम तो मुझे नहीं आता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया सेटअप किए गए हैं कि हिली टेरेन होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ कम होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइबल्स पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, जो कि बिहार इसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जस्टिफाई करता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। एक और भी होता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री से ज्यादा चीजें टच होती है। तो ये सारी कुछ क्राइटेरिया है, किसी पर्टिकुलर कमिटी ने डिसाइड करा है, वो मुझे शायद नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा है। तो बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्लेम पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अपना डिमांड करता है, और मुझे लगता है कि यहाँ ये सही भी है। बट इसमें क्या है कि एक मतलब बाकी स्टेट से कंपटीशन जैसे उड़ीसा भी करता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना भी करता है इस मामले में, तो इसलिए शायद सेंटर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, और बाकी सारे पैकेजेस इंस्टीट्यूट पैकेजेस अनाउंसेस करता है डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस पैकेज टाइप के, नॉट स्टेटस कैटेगरी स्टेटस नहीं दे पाता है अभी तक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ हिमालयन स्टेट्स को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में दिया गया है। ओके, थैंक यू। तो अमृत ओझा ने बहुत अच्छा बताया। तो इससे भी सवाल, जैसे कमीशन का नाम अभी याद नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हम ऐसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो कमीशन का भी नाम जानना चाहिए कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे कई सारे कमीशन बनाए गए हैं, सरकारिया कमीशन बनाया गया है, और भी कमीशन बनाया गया, मुझे भी अभी उतना याद नहीं है। तो कमीशन के रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को भी हमें पढ़ना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने के लिए क्या क्या जरूरी है, और क्या बिहार उस कैटेगरी में फिट करता है। बाकी लोग अभी माइक को अभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो क्या बिहार उस कैटेगरी में आता है, और फिर कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वर्सेस स्पेशल पैकेज, कि बिहार को सही में आपको न्यूट्रल होकर एनालाइज करना है। ये नहीं कि हम बिहारी है तो हम बोलेंगे नहीं बिहार को तो मिलना ही चाहिए, नहीं, कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए सही में, या स्पेशल पैकेज देने से हो जाएगा, है ना। तो ये आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज जब भी हम करते हैं तो सिविल सर्विसेज में क्या होता है, वो क्रिटिकली होना चाहिए, एनालिटिकली होना चाहिए, ये नहीं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी टू द पॉइंट, कोई भी चीज हम एनालाइज करते हैं तो।
तो ये आपका जो हो गया स्पेशल पैकेज की फिर उसमें बात आ जाती है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी बात आ जाती है। और फिर रोल ऑफ गवर्नर की बात आ जाती है। तो रोल ऑफ गवर्नर आप सभी जानते हैं कि वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल में किस पार्टी की सरकार होती है, स्टेट में किस पार्टी की सरकार है, देन गवर्नर खुद कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, चीफ मिनिस्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, चीफ मिनिस्टर का बहुमत कितना है, कितना लोकप्रिय है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन को गवर्न करती है, गवर्नर के पोजीशन को गवर्न करता है। और जो गवर्नेंस में बस यही सब चीज है। देन उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपको जानना पड़ेगा। इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पोस्ट होता है, उसका क्या क्या नाम होता है, क्या क्या ब्रांच होता है, इसको आप डिटेल में जानिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको कलेक्टर क्यों बोलते हैं, उसको मजिस्ट्रेट क्यों बोलते हैं। फिर आप उसको जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर भी कहीं पे बोला जाता है, उसका ओरिजिन क्या है, कितने ब्रांच होते हैं, एसडीएम का इंस्टीट्यूशन के बारे में जानिए, तहसीलदार होता है, और नीचे से लेके राइट फ्रॉम द पटवारी लेवल जो गांव में अपना होता है, ग्राम सेवक लोग हम बोलते हैं, पंचायत का कर्मचारी बोलते हैं, फिर सर्कल ऑफिसर होता है। तो जितना भी पुलिस हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारे सिस्टम को जानना है, उसके नाम को भी जानना है, क्योंकि वहाँ जो ऑफिसर बैठे होंगे या जो पैनलिस्ट बैठे होंगे उनको बिहार के प्रशासन का पूरा तजुर्बा होता है, पूरा नॉलेज होता है, ये जानना जरूरी है। और इसी के साथ मैं आपको बस एक बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले एक नियम निकला है, बिहार सरकार का जो सर्विस नियमावली होती है उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से सीधे जुड़ा हुआ वो ये है कि अगर किसी ने 30 साल की सर्विस कर ली या उसका उम्र 50 साल हो गया तो सरकार उसको मतलब सही काम नहीं करने के एवज में उसको परमानेंटली मतलब कंपलसरी वीआरएस करवा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको 56J भी बोलते हैं। एक आपने सुना होगा कि हाल ही में अभी जो केंद्र में सरकार है उन्होंने क्या किया है कि कई सारे अफसरों को 56J के तहत क्या किया है कि जो काम नहीं कर रहे थे उनको ऐसा लगा या उसमें से कुछ कुछ तो थोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में भी लिप्त थे, उन लोगों को परमानेंटली रिटायर कर दिया गया है। तो ये सब भी जानना जरूरी है कि बिहार के संदर्भ में अगर सर्विस रूल में कोई चेंज हो रहा है तो ये सब आपको जानना जरूरी है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा बिहार में। आप देखिएगा बिहार में जब भी जाएंगे कहीं पे, आप सभी तो बिहार के ही हैं, तो उसमें देखिएगा कि लिखा रहेगा पोस्टर पे कि मुखिया पति, विधायक पति, है ना, सरपंच पति। तो ये सब जो पंचायती राज में तो लोगों का मोटो था कि लोगों को स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन जो मुखिया पति और पंचायत पति वाली जो बात हो गई है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब आपको समझना है और इस सभी का उत्तर आपको पॉजिटिवली देना है। ये नहीं कि नहीं नहीं तो बहुत गलत किया गया कि पंचायती राज को तो लागू नहीं करना चाहिए था, नहीं। अरे चाहे मुखिया पति हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी के बदौलत जो बिहार में जो महिलाओं का आप देखेंगे एजुकेशन इतना कम है, वो महिलाएं घूंघट लेके ही सही आज मीटिंग में भाग लेने जाती है। ये तो पहली सीढ़ी है ना, धीरे धीरे उनका एम्पावरमेंट होगा। तो किसी भी कीमत पे हमें निगेटिव तो बोलना ही नहीं है, लेकिन अचानक से जैसे अभी हम बिहार का तुलना अमेरिका से तो नहीं कर सकते ना। It will take time, but this decentralization of politics through पंचायती राज system is a very good step in right direction। और अभी उसकी कमियां हैं, ठीक है, मुखियापति पंचायतपति हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी महिलाएं भी आ रही है जो बाहर में कोई बीटेक करके आया हुआ है, कोई मेडिकल करके आया हुआ है, प्राइवेट जॉब करके छोड़ के, और यंग महिलाएं भी मैंने देखा है कि 2 सरपंच बन रही है, मुखिया बन रही है। तो ये जो है जो पॉलिटिक्स का और प्रशासन का बिल्कुल क्या हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। इसीलिए पंचायती राज बहुत जरूरी है। फिर विधान परिषद के बारे में सवाल आएगा कि विधान परिषद तो बिहार तो गरीब राज्य है, उसमें तो एक बर्डन है, क्यों इसको जरूरत है विधान परिषद को, बाकी स्टेट में तो नहीं है। लेकिन इस सब का भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव रिप्लाई देना है कि ठीक है, जिस तरह से केंद्र में जो है विधान लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह से यहाँ पे विधान परिषद की अपनी महत्ता है। और कुछ कुछ आपको इंस्टांस देना पड़ेगा, एग्जाम्पल से उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हुए हैं जब कि विधान परिषद ने विधानसभा को गाइड करने का काम किया है अच्छे लेजिस्लेशन के माध्यम से, है ना। हालांकि उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि यह सरकार का निर्णय है कि हमारे देश में दोनों चीजें उपलब्ध है, विधान
सभा जहाँ पे सिर्फ है, they are also working fine, and there are many states like Bihar where legislative council is there and they are also doing fine. So it is up to the government that a suitable decision may be taken. But as far as I am concerned, there are positives also of keeping the legislative council at the state level. इस तरह से हमारा एटीट्यूड तो हमेशा किसी भी सवाल को देने में पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आपका ये हो गया है। उसके बाद एक सवाल आएगा बिहार से जो रिलेटेड सवाल आता है, उसमें आप देखेंगे कि माइग्रेशन पे बहुत बड़ा सवाल आएगा आपको, और आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा कि माइग्रेशन हो गया कि क्यों है, ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड सवाल आएगा कि क्यों लोग बाहर जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री नहीं है तो बाहर जाते हैं, तो फिर वही आएगा इंडस्ट्री पी के, इंडस्ट्री क्यों नहीं है, इतने सालों में इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाया गया, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आप अगर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो छोटे छोटे लेवल पे शुरुआत की जा सकती है कि आइडिया ये है कि उसको हमें कैसे रोकना चाहिए, ये आइडिया आएगा कि कैसे माइग्रेशन को रोकना चाहिए। इस तरह के आइडिया आपके उसमें हो गए। तो अभी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने लिखा है 5th फाइनेंस कमीशन के बारे में, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है ना, तो ये सब आप लोगों ने खुद लिखा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने खुद लिखा है। तो नाउ आई थिंक एक दो सवाल आए थे आप लोगों के कि यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन यू विल लीव दिस जॉब। तो यस, इससे मेरा सजेशन है कि इस तरह का सवाल आता है कि आप तो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। यस, हम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, जो मॉर्निंग सेशन में प्रीवियस स्पीकर ने बोला है कि इसमें तो झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि सबको पता है कि यूपीएससी जो है बीपीएससी से बेटर ऑप्शन अवेलेबल कराता है। तो उसमें अगर एक साथ आदमी कई एग्जाम की तैयारी करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और जब अगर बेटर ऑप्शन आएगा तो कोई भी जाएगा। तो उसमें ये नहीं होना है कि नहीं जी हमारा तो यूपीएससी में हो जाएगा तो भी हम तो इस नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, क्यों? उसमें यही बोलना है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना, और वो भी अपनी देश सेवा के लिए ही जा रहे हैं। यूपीएससी के थ्रू ही हम तो गवर्नमेंट सर्विस ही करेंगे, पब्लिक सर्विस ही करेंगे। तो अगर पब्लिक सर्विस करने का अगर हमारे पास अगर ज्यादा बड़ा ऑप्शन मिलता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। ये तो उसमें बिल्कुल सही बात आप बोले, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये अभी हम लोग उसमें हम करेंगे। एक सवाल आया था कि वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, ये मैं आखिरी सवाल लूंगा, उसके बाद जो हम दूसरे सेशन पे हम स्विच ओवर करेंगे जो करंट अफेयर पे है, और उसमें भी बीच बीच में हम बोलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा और बाकी जो आप लोगों का सवाल है वो हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो आखिरी सवाल ये मैं लूंगा कि किसी ने पूछा है वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में कि वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। और आपने लिखा है कि आप जो क्वेश्चन बोलते हैं उसमें आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है। दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। मेरे में खुद वो क्वालिटी कम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। वॉइस मॉड्यूलेशन इट एड्स टू योर एक्सप्रेशन। हैंड का यूज नहीं करना है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब पता चलेगा कि आप सॉरी भी वैसे ही बोल रहे हैं और अप्रिसिएशन वाला काम, कॉन्फिडेंस वाला काम भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो फिर तो मजा नहीं आता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आर इम्पोर्टेंट। और मोनोटोनी किसी को भी पसंद नहीं आता है। ह्यूमर भी बीच बीच में ऐड कीजिए, अगर आपको चांस मिलता है तो बीच बीच में ह्यूमर भी ऐड करना चाहिए। बट ओनली थिंग इज दैट कि जो इंटरव्यू बोर्ड है दे आर वेरी सीनियर टू यू, दे आर काइंड ऑफ स्कॉलर इन देयर ओन सब्जेक्ट, तो उनको ब्लफ नहीं मारना है। बाकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। तो डियर कैंडिडेट्स, इतना ही बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। अब दो तीन क्विक सवाल मैं ले लूंगा आप लोगों से जो बिहार से रिलेटेड हैं, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे जो करंट अफेयर का टॉपिक है, ताकि टाइम को हम लोग ध्यान रखेंगे। आप में से दो तीन लोग कुछ सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग प्लीज। सर फ्लड के सिचुएशन के बारे में अगर पूछा जाए कि 70 साल से कॉन्स्टेंटली फ्लड आ रहा है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या आप कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, या क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिससे बिहार के एक तरफ नॉर्थ बिहार में इतना ज्यादा फ्लड है, साउथ बिहार में ड्रॉट है, तो इसको किस तरीके से सर इसमें क्या आंसर्स हो सकता है? ये दो सवाल आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, और इसका आंसर शायद मैं भी अभी एक दो लाइन में मैं नहीं दे सकता हूँ।
इसके लिए तो हमें स्टडी की जरूरत पड़ेगी कि फ्लड को रीजन क्या पहले फ्लड आने का, तो नेपाल वाला है वो तो हम जानते हैं, उसमें हमें डेटा पे जाना पड़ेगा कि फ्लड जो आ रहा है नेपाल से वो पानी का जो वॉल्यूम है कितना वॉल्यूम होता है और कौन कौन सा रिवर मेन है। देन फ्लड को रोकने के लिए अभी तक बिहार सरकार ने कितने कमीशंस बनाए हैं, कितने जो एफर्ट किए गए, उसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि अभी तक क्या उपाय हुए हैं। और जो मैंने आपको एक बताया था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से, तो जो आप नॉर्थ और साउथ बिहार की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा रिवर है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आपको देखना पड़ेगा कि इस समय इस महीने में इस नदी में कितना पानी फ्लो करता है, उसको किस नदी से हम जोड़ेंगे तो उसमें कितना पानी डाइवर्ट होगा, कैनल बना के हम कितना पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो होता है मल्टीपर्पज वो बना के हम कितने पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, देन पॉन्ड बना के कितना कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। और अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए या दूसरे तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए। इन तमाम चीजों को मैं भी अभी अब एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया है। इवन इफ वी नो कि सिंसियरिटी से नहीं हुआ होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर प्रयास किया गया है, बट मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस जो कॉन्क्रीट एफर्ट होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास जारी है बिहार सरकार के द्वारा। अब वो आप देखेंगे, अगर गूगल करेंगे या कहीं कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलेगा बिहार सरकार का, उसमें पता चलेगा कि अभी हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इसको रोकने के लिए, और उसके आधार पे हमें कोई फ्यूचर इसका जो सॉल्यूशन है वो बताना पड़ेगा कि किस तरह से उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। दो तीन चीजों मैंने बताया, एक तो हो गया कैनल बना के हम कर सकते हैं, पॉन्ड हो गया, मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स हो गया जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सारा कुछ आ गया, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें यूज हो सकता है। इस सारी चीजों को लेके फिर हम बनाएंगे, और ये टॉपिक ये तो हमारी आज शुरुआत है। इस टॉपिक आपका जो सवाल है उसको आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए और हम लोग भी करते हैं, और इस सवाल का आंसर हम लोग बाद में भी अच्छे से और देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस यस प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have a question regarding post preference. Sir, I want to give Deputy SP as my first choice. Sir, how could I justify this statement by saying earlier I will say ki because of job diversity I am entering into civil services. Then I'll say ki Deputy SP is my first choice. Then obviously they will counter question like this ki इसमें तो साहब कोई वो नहीं है, डाइवर्सिफाई नहीं है, आपको तो एक ही डिपार्टमेंट में वर्क करना होगा। Then how to justify this statement? आप अभी क्या कर रहे हैं? Sir, I am a civil engineer, although I have left civil engineering 3 years ago and I am preparing for the civils from last couple of years. अभी गवर्नमेंट जॉब में तो आप नहीं है ना? No, sir. हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सुबह में भी एक सवाल हुआ तो उसमें हमारे जो सीनियर मोस्ट सर हैं बीके प्रसाद सर, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया था। उन्होंने, अगर आपने डिप्टी एसपी दिया तो इसमें जॉब डाइवर्सिटी जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के बहुत सारे एस्पेक्ट है, तो सिर्फ जॉब डाइवर्सिटी आपका डिप्टी एसपी में नहीं आएगा, डीएसपी में बाकी सारे कुछ तो आ जाएंगे। कि पहली बात तो क्या है, आप पब्लिक सर्विस में है। पब्लिक सर्विस का मतलब ये होता है कि यू आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट ए टाइम। As a deputy SP, you will be directly impacting lives of thousands of people. क्योंकि आप जो है पुलिस is one of the major component of entire criminal justice system. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको समझना होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या आ जाता है, जुडिशियरी आ जाता है, मजिस्ट्रेसी आ जाती है, मजिस्ट्रेसी मतलब आपका एसडीएम और डीएम, एंड पुलिस। सो दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो पुलिस जो है सबसे देखा जाए तो मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ एनी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी केस को, उसी पे आपको पता है कि चार्जशीट कैसा सीरियस बनाया गया, उसी पे प्रोसिक्यूशन करती है जज। अगर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर दैट इज वेरी शैवी, अगर ढीले ढाले से किए हैं, जानबूझ के सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में कोर्ट क्या बोलती है कि सबूतों के अभाव में इसको बरी कर दिया गया है। तो पुलिस तो जस्टिस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो आपको ये बताना पड़ेगा।
कि एक तो पब्लिक सर्विस है और उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे इतने सारे लिटिगेशंस हैं, कोर्ट में इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, जो लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं सालों साल, तो न्याय दिलाने में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डायरेक्टली लोगों को न्याय दिलाने में, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सुनते होंगे बिहार में चाहे कहीं पे भी दिन दहाड़े बोलता है कि लूट लिया, बलात्कार हो गया, हत्याएं हो गई, तो इससे क्या होता है, देयर इज ए वन वर्ड कॉल्ड सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट मैटर्स ए लॉट इन इकोनॉमी। अगर आप इन्वेस्टर्स को लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे तो आपके यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। तो सिर्फ बोलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बोलने से कोई आपके यहाँ कंपनी नहीं लगाएगा। कंपनी लगाने के लिए आपको वैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट देना होता है, और उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो एक तो ये हो गया कि डेवलपमेंट के लिए जो प्री रिक्विजिट है लॉ एंड ऑर्डर, उसमें आप बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और उसके बाद और भी है कि यह जो है आपका एक तो क्या करता है, सोशल स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुलिस में ऑफिसर्स के पद पे रहेंगे। और इसमें और भी आप कह सकते हैं कि काम करने का मौका मिलेगा, या आप किसी पुलिस ऑफिसर से कभी इम्प्रेस्ड हुए होंगे, या आपके जिला में कभी कोई पुलिस ऑफिसर आया होगा, उन्होंने क्राइम को खत्म कर दिया होगा, लोगों को जस्टिस दिलाया होगा, उससे आप इम्प्रेस होंगे, आपको यूनिफॉर्म पसंद आता होगा। तो मेरा कहना है कि बहुत सारा रीजन हो सकता है। सिर्फ पुलिस की नौकरी में आप ये कह सकते हैं कि जॉब डाइवर्सिटी उतना नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत आप ऐड कर ही सकते हैं। इसमें सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे CBI हो गया, NIA हो गया, उसके बाद IB हो गई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेपुटेशन पे जाके भी काम करने को मिलेगा। सो देयर इज ए काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट इन द सेंस बट देयर इज अ डाइवर्सिटी स्टिल इन पुलिस फोर्सेस आल्सो। Thank you. Sir, is it necessary to mention if I got selected in some other department? So is it necessary for me to mention those? Although I don't want to join the previous job, I have been selected for the Central Armed Police Forces. Yeah. And as I have qualified for BPSC interview, so now I wanted to continue in BPSC. So is it necessary for me to mention my previous job? Or I should should not mention this in front of them? आपने उसमें क्या ज्वाइन कर लिया है? नहीं sir, actually I didn't get the deputation yet to be trained. It will take time, almost next year April, till March or April I'll get the calling letter or the training. तो मेरा मानना है कि वो चूंकि अलग है और आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अगर बायोडाटा में अभी तक नहीं भरे हैं तो उसको नहीं भरने से भी फायदा है। अननेसेसरी हमें उनको डाइवर्ट भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन करके सर्विस करते होते तो फिर तो आपको जस्टिफाई करना है, लेकिन जब आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है और वो एक अलग तरह का जॉब हो जाएगा, तो अननेसेसरी उसमें फिर बोलने से फायदा नहीं है। Yes. हाँ, yes, thank you so much sir. ओके। सर अगर हमें पूछा जाए कि अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो आप किस फील्ड में काम करना चाहोगे, तो क्या हम इसका एक कॉन्क्रीट आंसर और विद स्टेप्स टेकन हम क्या आंसर दे पाएंगे इसका? फिर से बोलिए आप। जी मुझे ये पूछना था कि अगर हमें बोला जाए कि अगर आपको सेलेक्ट कर लिया गया और कोई स्टेप्स लेना चाहेंगे आप बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो क्या वो स्टेप्स होंगे, तो किस तरह से हम जस्टिफाई कर पाएंगे और कॉन्क्रीट आंसर क्या हो सकता है इसका? ओके, देखिए ये भी सवाल आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। इस तरह के सवाल को हम सीधे तो आंसर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहली बात तो कौन से पोस्ट या सर्विस के लिए बोल रहा हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट और सर्विस आई एम अलॉटेड and where the place of posting. So depending on that, whatever it is given to me, first of all, I will try to spend time to understand the profile of my job, nature of my job. Then what are the issues related to that job? Then who are the people working with me, who are my subordinates, who are my seniors? And then first of all, I try to build up a team. And then whatever the issues are there, I will try to prioritize the issues, because every issue cannot be attempted or done in one day. So I will try to divide or prioritize the issues into short-term issues, medium-term issues, and long-term issues. Accordingly, I will
plan my strategy. So at this point, sir, sorry, I want to be able to exactly say that what are the steps I will take. So it has so many things. Now, suppose he says that, suppose you are the deputy SP, then your answer will be different. Suppose he says that you are SDM. So whatever he is saying, so at present, accordingly, you have to give answer. But what are the boundary line that I'm saying? These must be included in your answer. We should not डायरेक्टली ट्राई टू जंप कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो नो. पहले हम कहीं जाएंगे, अपने जॉब प्रोफाइल को समझेंगे, वहाँ के लोगों को हम समझेंगे, वहाँ पे हम कुछ टाइम बिताएंगे, उससे हमें बहुत चीज़ों को पता चलता है. जैसे हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ आप लोगों को पता होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी होती है. उसमें क्या होता है, उसका एक गजेटियर बोलते हैं, है ना. आप मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर का एक गजेटियर होता है. उस गजेटियर में क्या होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट का पास्ट से लेके आज तक का होता है. तो आप बता सकते हैं कि सर सबसे पहले किसी भी पद पे जाने से पहले उसका पास्ट को जानना जरूरी है, उस एरिया के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पास्ट में ही क्या होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में, सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की जो जड़ें होती है उस पास्ट में होती है. तो जब उस डिस्ट्रिक्ट के पास्ट का हम अध्ययन करेंगे गजेटियर में जाके, यू कैन से वेरी वेल कि सर सबसे पहले तो मैं जाके लाइब्रेरी में जाऊंगी या कहीं पे भी जहाँ पे जो गजेटियर रखा होगा, मैं गजेटियर को लेके मैं पढ़ूंगी ये जो जिला है कोई या प्रखंड है, वो जिला और प्रखंड का हिस्ट्री क्या है. क्योंकि आज जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम की बहुत सारी जड़ें जो है वो पास्ट में रिलेटेड होगी, तो उसको मैं समझने की कोशिश करूंगी. और जब समझ जाऊंगी उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा उसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगी पहले कि मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और उसके आधार पे मैं टीम बना के और फिर मैं उस दिशा में मैं एक्शन लूंगी. इस तरह से आप उसको जवाब दे सकते हो. ठीक है सर, हमें डायरेक्ट तो आंसर नहीं देना है कि हम एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे ये सब हम काम करेंगे, ऐसा तो नहीं देना. वही मैं कह रहा हूँ कि अब अगर पूछेगा कि एसडीएम बनोगे या क्या, डिपेंडिंग, क्योंकि आपको पता है जो आपका बीपीएससी का जो एग्जाम है वो तो कंबाइंड एग्जाम है, उसमें कई सारे पोस्ट है. तो अब डायरेक्टली क्या आपको पूछा जा रहा है कि तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको अगर एसडीएम बनाया जाएगा तो आप क्या करोगे, है ना. तो एसडीएम बनाया जाएगा तो उसमें आप कह सकती हो, लेकिन ये चीज तो हर जगह कॉमन होगा कि सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम को समझूंगी, उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करोगी, है ना. लेकिन फिर उसमें आप कह सकते हो ब्रॉडली कि सर मेरे प्रायोरिटी एरिया जो बिहार का संदर्भ है उसके हिसाब से नॉर्मली ये रहेगा कि एजुकेशन रहेगा, हेल्थ रहेगा, वुमेन एंड चाइल्ड रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, है ना. अब उसमें भी क्या है, बहुत सारे इश्यूज होंगे एजुकेशन में भी, तो सबको मैं वही करूंगी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके और फिर उस पे हम काम शुरू करेंगे. इस तरह से हम बोलेंगे. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, हाँ, ओके. Okay, now thank you so much to all of you. Now our colleague is there, Mr. Ravi Anand. He is 2018 batch IS officer of Jharkhand cadre, and he is ready to share with you all his experience and also about the current affairs which are probably will be asked to you all in this ongoing interview. So over to Ravi now. Thank you, sir. Good evening to all the candidates who have joined today. First of all, I would like to congratulate you